हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जेईई मेंस का जो क्रैश कोर्स चल रहा था 45 डेज का, उसका डे नंबर 34 है। तो आज के हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। तो जिसमें क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट की अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है पी एंड क्यू, तो उनके बीच की आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो आपको फार्मूला बताऊंगा। फिर हम सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में डिफरेंस आपको बताएंगे, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, पी बाई क्यूज को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम उनके कॉन्सेप्ट को बताएंगे एंड उससे रिलेटेड पी बाई क्यू, फिर कॉन्सेप्ट, फिर उससे रिलेटेड पी बाई क्यू। फिर बात करेंगे एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट्स इक्वेशन। फिर बाद में पढ़ेंगे सबसे लास्ट में इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये 3D ज्योमेट्री की जो क्लास रहेगी आज रहेगी और नेक्स्ट डे और रहेगी। दो पार्ट में हमने ऐसे ब्रेक किया है 3D ज्योमेट्री को। तो पहले पार्ट में हम कुछ टॉपिक को उठाएंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की, कि अगर आपके पास कोई पॉइंट हैं, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट आपका पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। दूसरा पॉइंट आपको गिवन है यहाँ पर Q गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट x2, y2, z2। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो P से Q के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो वो उसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस का फार्मूला होता है PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ओके, तो इसके ये डिस्टेंस फार्मूला आया कहाँ से। तो आप स्टूडेंट, मैंने जब वेक्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर आपको कोई p पॉइंट गिवन हो, q पॉइंट गिवन हो, तो आप pq वेक्टर निकाल सकते हैं। तो pq वेक्टर क्या होता है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं क्या करेंगे हम, q के कोऑर्डिनेट में q के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें से p के कोऑर्डिनेट घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ओके, फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसका किसका लेना है, हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या होगी इसका, हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। ओके, तो अगर आप को सपोज स्टूडेंट एक पॉइंट दे दिया गया ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट आपको कोई P दे दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z। तो स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन O एंड P कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P हो जाएगी स्टूडेंट, तो OP इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्योंकि x माइनस जीरो क्या होगा, जीरो होगा, y माइनस जीरो क्या होगा, जीरो, z माइनस जीरो क्या होगा, जीरो होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो भी पॉइंट गिवन होगा आपको उसका क्या करना है, जितने उसके कंपोनेंट हैं x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। फिर आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट P। अब बात आती है स्टूडेंट कि डिस्टेंस फ्रॉम x, y एंड z एक्सिस। तो अगर आपके पास ये x एक्सिस गिवन है, आपको ये y एक्सिस गिवन है और ये z एक्सिस गिवन है, तो कोई पॉइंट आपने ले लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब बात होगी कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। तो अगर हम x एक्सिस से P की अगर डिस्टेंस देखें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे PA आप बोल सकते हैं, ए पॉइंट कोई है, जैसे अगर यहाँ पर हम इसे x एक्सिस माने, थोड़ा इसे y और इसे z एक्सिस माने, तो ये पॉइंट P है। अगर हम ये पॉइंट यहाँ माने x, ए माने, तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस मीन्स तो बाकी के जो सारे कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये क्या होगा, x, 0, 0। तो P क्या हो जाएगा स्टूडेंट, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इनके कोऑर्डिनेट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस z होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो जब x एक्सिस की बात की जाए तो x एक्सिस में क्या होंगे, बाकी के जो y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट क्या होंगे स्टूडेंट, वो जीरो होंगे। इसी प्रकार अगर डिस्टेंस ऑफ अ P
फ्रॉम एक्स एक्सिस से बाई एक्सिस से बात की जाए तो बाई एक्सिस में क्या होगा, अगर बाई एक्सिस की बात की जाएगी तो केवल बाई कोऑर्डिनेट रहेगा, बाकी के जो एक्स कंपोनेंट एंड बाई कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे, सॉरी एक्स कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट क्या है वो हो जाएंगे 0। तो इसका अगर हम P से P एंड B के बीच की दूरी अगर डिस्टेंस देखें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम जेड एक्सिस से देखें तो पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ एक्सिस। ओके, अब बात आती है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स क्या है, P कोई इनिशियल पॉइंट है, एक पॉइंट P आपको गिवन है और एक आपको क्या गिवन है, Q पॉइंट गिवन है। ओके, तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसे बोलेंगे PQ, और हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट PQ को क्या किया, किसी पॉइंट M पर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। किस रेशियो में, हमने M रेशियो N में क्या किया, डिवाइड कर दिया। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, x1 y1 एंड z1, और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो हमारे पास क्या, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला की बात, जैसा कि हमने वेक्टर में बताया था कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, और उनके बीच में अगर हम कोई पॉइंट C ले लेते हैं जो उस लाइन को क्या करे, M रेशियो N में अगर डिवाइड करे, तब बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसा फॉर्मूला क्या था, सेकंड डिग्री में था, उसी टाइम ये 3D में भी होगा। ओके, तो M इक्वल टू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसी M पॉइंट पे कट किया तो इसके सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये आ गया स्टूडेंट सेक्शन फार्मूला। ओके, तो जैसा कि सेकेंड डिग्री में था, जैसे 2D सिस्टम में था जो चीजें फॉर्मूला, अगर 2D की बात करें 2D में ये वाला जो जेड कोऑर्डिनेट है ये कंपोनेंट हट जाएंगे, बट 3D की में क्या होगा, एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ अ पॉइंट R, आपको एक पॉइंट गिवन है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P पॉइंट गिवन है और आपको एक Q पॉइंट गिवन है, और बोला गया कि एक लाइन सेगमेंट है जो कौन कौन से पॉइंट जिसमें क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहे हैं P एंड Q। तो अगर ये P पॉइंट ही है और Q पॉइंट हमने ये मान लिया। ओके, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, 2, -3, 4, और Q के कोऑर्डिनेट क्या है, 8, 0, 10। तो ये हो गया 8, 0, 10। हमें क्या, अब बोला गया कि इफ अ पॉइंट R लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, तो PQ क्या है, लाइन सेगमेंट, और R कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो हमने मान लिया कि ये कोई R पॉइंट है 4, y, z, तो लाई कर रहा है। तो हमने, अब स्टूडेंट हमें रेशियो तो गिवन नहीं है, तो हम मान लेंगे कि जो हमारा R है वो PQ लाइन सेगमेंट को लैम्डा रेशियो 1 में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, M इक्वल टू क्या था, mx2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी प्रकार था सेक्शन फॉर्मूला M इक्वल टू था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी प्रकार था m/2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, एंड z कोऑर्डिनेट था mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, तो अगर हम P की बात करें, P कोऑर्डिनेट क्या है, अगर x1 y1 z1 से कंपेयर करें तो क्या है, P का आपका क्या है, 2, -3 एंड 4 इक्वल टू, अगर कंपेयर करें P x1, y1, z1, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, x1 इक्वल टू 2 मिल जाएगा, y1 इक्वल टू -3 मिल जाएगा, और z1 इक्वल टू -4 मिल जाएगा। तो ये P, ये Q, और ये हमने R माना, और क्या आपने माना था कि जो हमारे जो लाइन सेगमेंट है PQ वो किस R पॉइंट पर किस रेशियो से कट कर रहे हैं, लैम्डा रेशियो 1 से। तो R के कोऑर्डिनेट क्या थे स्टूडेंट, R के कोऑर्डिनेट थे 4, y, z, P के कोऑर्डिनेट हैं 2, -3, 4,
क्योंकि है 8, 0, 10। अब लगाएंगे हम स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं, तो 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये क्या है एक्स कंपोनेंट है, तो एक्स 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, एम एन एन। एम की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ लैम्डा है, और एन की वैल्यू है यहाँ 1। तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू 8, लैम्डा इंटू 8 प्लस एन x1। तो एन की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन कितना है लैम्डा प्लस 1। तो ये हमने सबसे पहले क्या एक्स कंपोनेंट निकाला। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमको क्या मिलेगा 4 लैम्डा प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 2। दिस इंप्लाइज आपको क्या मिलेगा 4 लैम्डा इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1/2। ओके, तो हमने सबसे पहले एक्स कंपोनेंट निकाला। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो वाई कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m क्या है, m लैम्डा था, तो हो जाएगा लैम्डा y2 की वैल्यू क्या है 0, लैम्डा इंटू 0 प्लस ny1, n की वैल्यू 1 है, और y1 क्या है आपका -3, हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, जिसको टू क्या हो जाएगा -3 बाई लैम्डा प्लस 1। ओके, इसी प्रकार हम z कंपोनेंट निकालेंगे। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो z की जगह यहाँ z लिखा है, और ये फॉर्मूला लगाएंगे mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m प्लस n क्या है लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इंटू z2 की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू z1 की वैल्यू है 4, जिसको टू क्या होगा 10 लैम्डा प्लस 4 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। तो स्टूडेंट हमने लैम्डा की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो x कोऑर्डिनेट आपका क्या आ रहा है, x इक्वल टू तो 4 पहले से गिवन है, y इक्वल टू आपका क्या आया -3 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1, और आपका z कोऑर्डिनेट क्या आया 10 लैम्डा प्लस 4 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। तो हम क्या करेंगे वैल्यू फुट कर देंगे। तो x इक्वल टू आपका पहले से 4 है, y इक्वल टू है आपका -3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा इक्वल टू आपका आया था 1/2, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3/2, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट -2। इसी प्रकार z इक्वल टू आपका आया था 10 लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू क्या आया स्टूडेंट 3/2, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3/2, दिस इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 2/3, इक्वल टू क्या मिला आपको 6। तो x, y, z इक्वल टू आपको कितना मिला 4, -2, 6। ओके, फिर पूछा गया क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो पॉइंट फाइंड करने r के जो y एंड z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो फाइनल क्वेश्चन पूछा गया कि देन द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ओरिजिन। तो r के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए क्या है 4, -2, 6। ओके, अब हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी थी। तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 36, दिस इक्वल टू हो जाएगा 56। तो 56 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 14, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये था सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अब बात आती है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपके पास अगर कोई ट्रायंगल गिवन है A, B, C और उसके कोऑर्डिनेट हैं, A कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और B कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 और C कोऑर्डिनेट है x3, y3 एंड z3। हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला होता है, क्या करना होता है आपको, तो जितने भी आपको पता है कि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होंगे A, B, C, तो आपको क्या करना है जो भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं उनका कंपोनेंट वाइज क्या करना है एडिशन करना है और 3 से डिवाइड कर देना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ से x1 लिया, x2, x3 और डिवाइड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा x कंपोनेंट आ जाएगा सेंट्रोइड का। इसी प्रकार y कंपोनेंट आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। तो ये आ गया सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल।
ओके, अगर जैसे स्टूडेंट अगर एग्जांपल आपको दें, जैसे अगर एक सबके कोऑर्डिनेट आप अगर 1,1,1 मान लें, इसका 1,1,1 एक मान लिया, -1,1,1, तीसरा हमने मान लिया 1,1,-1, तो क्या हो जाएगा? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1 - 1 + 1 / 3, 1 + 1 + 1 / 3 एंड 1 + 1 - 1 / 3, तो क्या हो जाएगा? 1/3, 1 एंड 1/3। ओके, तो ये फॉर्मूला है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब बात आती है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपके पास अगर कोई आपको ट्रायंगल गिवन है ABC, तो यहाँ A वेक्टर मान लिया हमने, ये B वेक्टर और इसे C वेक्टर। ओके, तो आपको इन सेंटर के क्या करना है? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपको जो फिगर में दिख रहा है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट, ये इन सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो जैसे हमने अभी सेंट्रोइड निकाला था, तो उसी में क्या करना है आपको? जैसे अगर ये क्या है, A1 वेक्टर को जैसे कोई कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x2 y2 z2, इसी प्रकार क्या है x3 y3 z3। तो अगर हम प्रीवियस उसकी बात करें, इसमें क्या था? x1 x2 x3 तीनों को ऐड किया गया था। बट इन सेंटर में क्या होगा? अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन A, यहाँ B और ये C। तो इसमें क्या किया हमने? इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। हेलो विकी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? x2 y2 एंड z2। C है x3 y3 एंड z3। ओके, तो आपको कैसे निकालने हैं? इन सेंटर निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? A1 × x1, A1 × x1, V × x2 और C × x3। इसी प्रकार AY1 + BY2 + C y3 / A + B + C, और Z कंपोनेंट आएगा AZ1 + BZ2 + CZ3 / A + B + C। ओके, ये तो हो गया इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इसी से आते हैं, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो से। तो ये 3D ज्योमेट्री है, इससे 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये है आपके पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट आपको? ये आपको एक एक्स एक्सिस गिवन है, एक वाई एक्सिस गिवन है, एक जेड एक्सिस गिवन है। ओके, तो आपके पास कोई भी वेक्टर हमने ले लिया, यू वेक्टर है, जिसकी हमने मान लिए कोई कोऑर्डिनेट, जो भी इसके यू वेक्टर हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A, B, C हमने मान लिए। ओके, फिर हमने क्या किया और इसको क्या किया? जो भी हमने वेक्टर लिया उसको क्या किया? ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या करेंगे? तो अगर हम एक्स एक्सिस से क्या निकालें, अगर हम एंगल निकालें एक्स एक्सिस से, तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, ये जो आपको वेक्टर दिख रहा है और जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, इससे क्या है? कौन सा एंगल बन रहा है? अल्फा एंगल बन रहा है। और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहे? गामा। और वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? बीटा। ओके, तो अगर हम, ये हमारा यू वेक्टर गिवन है और बाई एक्सिस गिवन है, और बाई एक्सिस ये जो वेक्टर है और बाई यू वेक्टर एंड बाई एक्सिस के बीच का जो एंगल कितना है? बीटा। तो अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें या फिर डायरेक्शन रेशियो की बात करें, तो स्टूडेंट अगर हम इसको ऐसे मिला दें यहां पर, तो आपको ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू मिल जाएगी बाई ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनको यूज करके। तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको यहां से मिल जाएगा, आपको मिलेगा स्टूडेंट यू, ये हमने मान लिया आर वेक्टर, यू के कोऑर्डिनेट थे A, B, C। तो आर वेक्टर से अगर हम देखें तो क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा ये है A, B, C, ये आर वेक्टर। तो आपको मिलेगा स्टूडेंट R cos बीटा, दिस इज इक्वल टू V। ओके, तो यहां से यहां तक ये तो V आपको गिवन है, ये बीटा आपको गिवन है, तो हमने क्या निकाला? R cos बीटा इक्वल टू B। तो cos बीटा इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? B बाई R। R क्या हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो ये क्या है? R हमारा क्या है? A आयोटा प्लस VJ प्लस CK।
तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम रख देंगे वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एक्स एक्सिस से हमें मिल जाएगा आर कॉस अल्फा इक्वल टू ए, और जेड एक्सिस से मिलेगा आर कॉस गामा इक्वल टू जेड। तो यहां से कॉस अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा ए बाई आर, इक्वल टू क्या मिल जाए, ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट वी बाई आर इक्वल टू बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार आपको कॉस गामा इक्वल टू मिल जाएगा सी बाई आर इक्वल टू सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम यूजुअली डिनोट करते हैं एल, एम एंड एन से। तो एल इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू होता है कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू होता है कॉस गामा। ओके, ये आपके आगे डायरेक्शन कोसाइन। तो आप स्टूडेंट यहां से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिला। यहां से आपको आप देख सकते हैं एल इक्वल टू आपको क्या है, ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार एम इक्वल टू आपको मिला बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड एन इक्वल टू आपको लिखा मिला है सी बाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, वेक्टर्स के दो पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट कल ही तो कराया है। 3D ज्योमेट्री के भी दो पार्ट हैं, पहला पार्ट आज चल रहा है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं एल इक्वल टू ए है, एम इक्वल टू ए है, एन इक्वल टू ए। अब आप तीनों को देख के आप कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम करें स्टूडेंट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करें तो आपको क्या मिल जाएगा। अगर एल स्क्वायर करें तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या रिलेशन मिला, डायरेक्शन कोसाइन के बीच में आपको क्या रिलेशन मिला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये तो बात हो गई डायरेक्शन कोसाइंस की। थैंक यू शिवानी जी। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है डायरेक्शन, ये प्रूफ मैं करवा चुका हूं मैं पिछली स्लाइड्स में। ओके, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो कौन सा एंगल बनता था स्टूडेंट, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू आपको कितना गिवन है, π/4। ओके, फिर आगे गिवन है एंड बाई एक्सिस, तो कॉस बीटा भी आपको कितना गिवन है, π/4। ओके, तो यहां से एल इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कितना होता है, कॉस बीटा। तो यहां से एल इक्वल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट आपको, 1/√2। इसी प्रकार एम इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1/√2। देन द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो आपको केवल क्या निकालना है, जेड एक्सिस के एलोंग क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट आपको पता है एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू लिखा है कॉस गामा। तो आपको क्या निकालना है, गामा निकालना है। ओके, आपको एक रिजल्ट पता बताया मैंने पिछली स्लाइड्स में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहां से क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू क्या है, कॉस गामा। क्योंकि हमें गामा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम एन को इन टर्म ऑफ गामा में लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है, 1। तो यहां से मिल जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम लेफ्ट साइड में देखें आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। तो कॉस गामा इक्वल टू आपको क्या मिला, 0। अब बताइए स्टूडेंट कि कॉस गामा इक्वल टू 0 कब होता है, जब गामा इक्वल टू क्या होता है, π/2। बिल्कुल सही शिवानी जी। तो गामा की वैल्यू कितनी आई, π/2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी है राइट हमारा। अब बात आती है डायरेक्शन रेशियो की बात आती है कि आपके पास अगर
मान लिया कि ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो, ओके, एंड एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या थे, एल इक्वल टू क्या था, कॉस अल्फा ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार एम इक्वल टू था बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार एन था, ओके। तो एल एम एन क्या है, एल एम एन हमारे हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं स्टूडेंट, अगर हम डायरेक्शन रेशियो का अगर हम यूनिट वेक्टर लें तो हमें क्या मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो का अगर हम यूनिट वेक्टर लें तो हमें मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने हो तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, और उनमें क्या करना है, आपको प्लस माइनस जो भी न्यूमरेटर में है आपको या प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस में तो ऑटोमेटिकली होते ही हैं पहले से, अगर नहीं है तो आपको या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस से मल्टीप्लाई करें। आपको केवल जो न्यूमरेटर में आपको टर्म गिवन हो ए बी सी, उनमें क्या है, उनके साइन आप चेंज करके आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर आपके पास ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है किसी लाइन के, तो आपको क्या मिलेगा, ए आयोटा प्लस बी जे प्लस सी जे क्या है, वेक्टर होगा, वो पैरेलल होगा लाइन से। मीन्स कि अगर आपके पास कोई ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है किसी लाइन के, तो जो आपको वेक्टर मिलेगा वो पैरेलल होगा लाइन के पैरेलल। और दूसरा पॉइंट है कि अगर एल एम एन क्या है, आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी लाइन के, तो एल आयोटा प्लस एम जे प्लस एन जे क्या है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू लाइन होगा, ओके। अब बात आती है कि हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे कैसे, या डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे कैसे जब आपके पास दो पॉइंट गिवन हो। तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास मान लो ये पॉइंट पी गिवन है, एक पॉइंट आपको क्यू गिवन है। पी के कोऑर्डिनेट हमने माने x1, y1, z1, और क्यू के कोऑर्डिनेट माने हमने x2, y2, z2। तो P से Q क्या है, मिलाने के वाली ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो आपके पास अगर दो पॉइंट गिवन है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, अगर इसके सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर हम डायरेक्शन कोसाइन भी निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी डायरेक्शन रेशियो है उनका क्या करेंगे, उनको क्या बना देंगे, हम यूनिट डायरेक्शन रेशियो बना देंगे, तो हमको मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू, ये हमारी है पी क्यू लाइन। तो पी क्यू हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर हम पी क्यू के कोऑर्डिनेट निकालें तो इसको तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। यही तो होंगे। अगर आपके पास कोई दो पॉइंट गिवन है पी एन क्यू, तो इनके बीच की अगर हम पी क्यू वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये आ गया पी क्यू। तो हमने क्या किया, ए को ए बी सी हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आपका हो गया स्टूडेंट, ए इक्वल टू हो गया आपका x2 माइनस x1, बी इक्वल टू क्या हो गया y2 माइनस y1, और सी इक्वल टू क्या होगा z2 माइनस z1, ओके। फिर हमें क्या करना है, अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ अगर पी क्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही तो चीज लिखी है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। y2 माइनस y1 क्या है स्टूडेंट, v है, z2 माइनस z1 क्या है, c है। तो ये क्या है, LMN। तो स्टूडेंट आप इजीली से फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है और आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं उस लाइन सेगमेंट के जो कि P एंड Q को ज्वाइन कर रही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डायरेक्शन रेशियो निकालने होंगे, ओके। फिर करेंगे हम डायरेक्शन रेशियो का क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको जो भी डाउट आए आप कमेंट करिए। अब चलिए एक एंगल बिटवीन टू लाइंस देखते हैं। तो अगर आपके पास दो लाइन गिवन है L1 एंड L2, तो आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, ओके। तो एक आपको L1 लाइन गिवन है, एक L2 लाइन गिवन है, तो आपको जो लाइंस हैं उनके बीच का क्या करना है, एंगल निकालना है। तो हमने मान सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी लाइन गिवन है उनके क्या निकालने होंगे हमें, डायरेक्शन रेशियो। तो मान लिया कि हमारे पास दो लाइन है L1 एंड L2 जिसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 है। तो हमें क्या निकालना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो अगर स्टूडेंट अगर हम L1 अगर जो हमारी L1 लाइन है उसके अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा,
A1 B1 C1 आपको गिवन है, E2 B2 C2 गिवन है, तो क्या करेंगे, अगर थीटा इक्वल टू होता है cos इनवर्स ऑफ A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 C1 इंटू C2, और इन सबका क्या है एडिशन कर देंगे, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, तो आपको cos थीटा। अब बात आती है कि दो लाइंस गिवन हैं, तो जरूरी नहीं है कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, जैसा कि आपको फिगर में दिख, लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, ओके, और लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, इस टाइप से भी कट कर सकती हैं, इस टाइप से भी कट कर सकती हैं, और ऐसे ओवरलैप भी कर सकती हैं। तो स्टूडेंट जब दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो आप कैसे पहचानते हैं कि उनके जो कोफिशिएंट होते हैं, या अगर डायरेक्शन रेशियो के टर्म में करें कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, अगर ये कंडीशन हो जाए तो हम बोलेंगे कि जो हमारी लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो हम अगर थीटा की बात करें तो क्या थीटा आएगा, तो हम रख देंगे A1 बाई A2 प्लस B1 बाई B2। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो थीटा इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, और लाइन जब परपेंडिकुलर होंगी मीन्स A1 प्लस B1 प्लस C1, लाइंस जब पैरेलल होंगी तो cos थीटा इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 0 आएगी, क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच में क्या है, एंगल 0 ही बनेगा। ओके, अगर आपको बोला जाए कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट होता है तो वो क्या होता है, 0, मीन्स A1 इंटू A2 प्लस V1 इंटू V2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 0, जब लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, और जो आपको जो फॉर्मूला लिखा है इसको आप और लिख सकते हैं दूसरे टर्म में, जैसे थीटा इक्वल टू आपको लिखा है cos इनवर्स ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, A1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर कॉमा A2 डिवाइडेड बाई सेम टर्म कॉमा A3 डिवाइडेड बाई सेम टर्म, इसका प्रोडक्ट कर दें, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, V1 V2 एंड V3, A1 ये B1 और ये C1, ये हो गया A2 V2 C2, इसका इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, तो हमें इनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये क्या है, L1 है, ये M1 है, ये N1 है, इंटू करते हैं L2 M2 इंटू N2, तो क्या मिल जाएगा आपको, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू N2 प्लस N1 इंटू N2। हाँ, अभी 3D अभी पढ़ाएंगे, और बायनोमियल के वीडियो आप देख सकती हैं, और अभी जो क्या बोलते हैं कॉनिक सेक्शन, जैसे पैराबोला, साइक्लिक पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की अभी जो लेक्चर बची हुई हैं वो आप देख सकते हैं, वो आने वाले दिनों में होंगी। कुछ जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टॉपिक कवर हो चुके हैं, आप देख सकती हैं प्लेलिस्ट में जाके। और आपको जो भी डाउट आए तो जो हमारा क्वेरी सेक्शन है, साथ ही QR कोड, उस पे आप क्या करें, आप पहले साइन अप कर लें, फिर आपके जो भी डाउट आए आप वो पूछ लेना शिवानी जी। तो ये थीटा के बारे में हमने बात की। अब देखते हैं क्वेश्चन, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है लाइंस के बीच का, जिसमें हमें क्या डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है और उनका रिलेशन गिवन है। एक रिलेशन गिवन है L प्लस M प्लस N इक्वल टू एक 0 गिवन है, और आपको क्या गिवन है, L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर गिवन है। ओके, हमें एंगल निकालना है, मीन्स थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से L इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस M माइनस N। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इक्वल टू माइनस का M प्लस N होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2mn। ओके, तो स्टूडेंट क्या आपको मिला, L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2mn। तो एक कंडीशन आपको तो पहले से गिवन है, और एक कंडीशन हमने निकाल ली ये वाली रिलेशन, इसकी हेल्प से। तो यहाँ से अगर हम M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की जगह अगर L स्क्वायर रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, L स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 2mn। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, 2mn इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज mn इक्वल टू 0।
जब दो नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट जीरो होता है तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, m इक्वल टू जीरो होगा एंड n क्या हो नॉन जीरो हो, n इक्वल टू जीरो हो, m नॉन जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो दोनों जीरो हो भी सकते हैं, अगर दोनों सारे जीरो हो जाएंगे तो हम कोई एंगल नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट एम एन जीरो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, तो एम एन जब जीरो आ गया तो एक बार हम मानेंगे m इक्वल टू जीरो, एक बार हम मानेंगे n इक्वल टू जीरो। ओके, तो आपको क्या गिवन है, l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। तो l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो गिवन है। अगर हम इसमें m इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, l प्लस एन इक्वल टू जीरो। ओके, और आपको एक क्या गिवन है, एल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू गिवन। दिस सिंपल क्या मिल जाएगा आपको, एल स्क्वायर इक्वल टू आपको एम की वैल्यू जो हम जीरो यूज कर लेंगे तो मिलेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा एल इक्वल टू माइनस का एन और यहाँ से मिलेगा एल इक्वल टू प्लस माइनस का एन। बट ऊपर आपको पहले से मिल चुका है एल इक्वल टू माइनस में एन, तो एन इक्वल टू प्लस का एन पॉसिबल नहीं है। तो दिस सिंपल एन इक्वल टू एल आपको मिल गया, एल डज नॉट इक्वल टू माइनस का एल। ओके, अब बात ये तो m इक्वल टू जीरो के केस में हमने ये रिजल्ट बना लिया कि l की वैल्यू ये आई और m की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अब n इक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, तो n की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो आपको मिल जाएगा l इक्वल टू माइनस एम। और जब हम n की वैल्यू इसमें रखेंगे l स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट l इक्वल टू माइनस का m। तो l डज नॉट इक्वल टू माइनस का m होगा। ओके, तो आपको स्टूडेंट आपने क्या निकाल लिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या है, अगर हम पहले केस के लिखे हैं, पहली लाइन के, ये क्या है दूसरी लाइन के, तो पहली लाइन के क्या मिले आपको, l को अगर हम बात करें तो अगर इनके कोफिशिएंट लिखें तो इसका एल एम एन होता है, तो L1 M1 इंटू N1 कॉमा, अगर दूसरी लाइन है L2 M2 N2। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक आपको मिला 1 0 -1 और मिला आपको L2 की वैल्यू -1 मान सकते हैं आप, और n क्या है आपका 0 और यहाँ प्लस का 1। ओके, ये क्या आ गया आपके डायरेक्शन रेशियो। अब हमें आपकी बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन की, तो आप क्या करेंगे, इसको इनके क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट जब आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एंगल भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या है आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या आए, फाइनल 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 -1 बाई स्क्वायर रूट 2 एंड 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 बाई स्क्वायर रूट 2 और 0। अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनमें डायरेक्शन, क्योंकि ये बोला था ना कि जो भी डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें या तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं। तो ये क्या है, L1 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है और ये है L2 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब हमें दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन गिवन होते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ओके, तो ये क्या है, L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 0 इंटू माइनस का 1 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 और 0 इंटू ये आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू आपको कितना मिला स्टूडेंट, 1/2। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू आपको कितना मिला, cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, वैल्यू होती है 5/3। तो π/3 कौन सा ऑप्शन है, ए। ऑप्शन ए क्या है, राइट है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जो भी आए डाउट आए आप कमेंट करिए और आपको जो भी सजेशन लगे वो कमेंट में बताइए। अब बात आती है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, तो आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालनी है। तो हमने मान ली कि एक हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है जो कि ए एंड बी को ज्वाइन कर रही है, और एक दूसरी लाइन है या दूसरा वेक्टर है पी एंड क्यू है। तो ए बी लाइन की जो प्रोजेक्शन है वो पी क्यू पर पड़ रही है। तो यहां से हमने क्या मिला, ए से सी को मिला लिया और यहां से ए मिला लिया। ओके,
तो ए के कोऑर्डिनेट हमने माने x1, y1, z1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। हमें निकालनी थी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑन अ लाइन डायरेक्शन। ये हमारी लाइन गिवन है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश, तो ये क्या है प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट हो गया ए डैश, ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश। तो हमें क्या निकालना है, ए डैश बी डैश निकालना है। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, एल एम एन क्या है, एल एम एन है लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। तो लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, एल एम एन एन। तो अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जो जिस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालनी है वो उसका डायरेक्शन कोसाइन के साथ हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको ए कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, z1, बी आपको गिवन है x2, y2, z2। तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी के क्या निकालेंगे हम, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, ए बी जो लाइन है उसकी प्रोजेक्शन निकालनी थी इस लाइन पे। ये जो लाइन है अगर इसे ए वेक्टर माने, इसे बी वेक्टर माने, तो इसका इस पे निकालना था प्रोजेक्शन। ओके, तो या तो आप बोल सकते हैं ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट सीधे सीधे गिवन है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे जो भी आपको लाइन सेगमेंट गिवन है, और जिस पर आपको प्रोजेक्शन निकालनी है, जैसे आपको पी क्यू पे निकालनी है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन, और ये क्या है डायरेक्शन रेशियो, और क्या करना है इनका आपस में कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर देना, x2 - x1 इंटू एल, y2 - y1 इंटू एम प्लस z2 - z1 इंटू एन। ओके, तो ये है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 - 1, 3 एंड 2 - 4 एंड 11 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो स्टूडेंट अगर इसको आप ग्राफ बनाता हूं, इसको आपको पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है एंड ए पॉइंट गिवन है। सीक्वेंस एंड सीरीज अभी मेरे को इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी 3D ज्योमेट्री का एक पार्ट रिमेनिंग है, फिर हम स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे, फिर कॉनिक सेक्शन का चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर सकता हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सजेस्ट बता दूंगा कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं। पहले आप इस क्लास को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये 3D का चल रहा है तो इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट आपको गिवन है, इसको एक आपको 2 पॉइंट गिवन है और लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स गिवन है। तो एक पॉइंट आपको गिवन है ए मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1, 3। दूसरा माना हमने बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -4, 11। तो ये आपको लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी गिवन है। ओके, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोजेक्शन निकालनी है, और किस लाइन पर, जो कि ज्वाइन हो रही है इन पॉइंट से। तो ये अगर इनको हम P मान लें, इनको Q मान लें, तो कहीं भी हम मान लें, ये P मान लिया और ये पॉइंट Q मान लिया। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, -1, 2, 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट क्या है 3, -2, 10। तो स्टूडेंट हमें क्या निकालनी है, प्रोजेक्शन निकालनी है। तो आप जरूरी नहीं है कि ग्राफ कुछ ऐसा बने, जो भी लाइन कुछ ऐसी भी हो सकती हैं। ओके, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ये क्या पॉइंट है ए डैश, ये है बी डैश। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करता है स्टूडेंट, आपको जो भी जिस लाइन का निकालना है प्रोजेक्शन, उनके क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो अगर हम ए बी के डायरेक्शन रेशियो की निकालें, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 होता है, तो 2 - 1, फिर y2 - y1, तो -4 माइनस का 1, 11 - 3। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा 1, -3 एंड 8। तो ये आपको मिल गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। फिर इसके बाद क्या करना होता है, जो भी हमको दूसरी लाइन निकाल दी जाती है, तो पहली लाइन है होती है, उसकी प्रोजेक्शन दूसरी लाइन पर हमको निकालनी होती है। तो जिसकी प्रोजेक्शन हमें निकालनी होती है उसके हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो। और जिस लाइन पर हमें प्रोजेक्शन निकालनी होगी या जिस पर प्रोजेक्शन पड़ेगी,
उसके क्या निकालने होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले हम इसके क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 3 माइनस का -1 -2, इसमें से ऐसे घटाएंगे तो -2, फिर क्या Z3 - Z2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 4, 7। ये आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइन की। तो क्या करेंगे हम, इनके स्क्वायर रूट का डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम क्या करें 4² + 4² + 7 का स्क्वायर रूट लें तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 32 + 49 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू क्या मिलेगा 9। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पी एंड क्यू क्या हो जाएगा 4/9 एंड माइनस का 4/9 एंड 7/9। तो स्टूडेंट हमने क्या क्या जरूरत है, जब भी आपको कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट गिवन हो, उसका प्रोजेक्शन निकालना हो, किसी दूसरी लाइन ज्वाइनिंग द डिफरेंट पॉइंट, तो क्या करना होता है, जो भी आपको लाइन सेगमेंट गिवन है ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, उसके क्या करने होते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालने होते हैं। ओके, फिर जिस पर हमें निकालना है लाइन ज्वाइनिंग, जैसे ए बी का निकालना है पी क्यू पर, तो पी क्यू के क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होते हैं। तो ए बी के क्या निकाले हमने, डायरेक्शन रेशियो, पी क्यू के निकाले डायरेक्शन कोसाइन। फिर क्या किया हमने, जो भी ए आए इनका क्या किया, आपस में प्रोडक्ट कर दिया है कंपोनेंट वाई। तो क्या हमें मिलेगा, प्रोजेक्शन हमें मिलेगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वी ऑन पी क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 1, -3, 8 डॉट प्रोडक्ट विथ 4, 4/9, -4/9, 7/9। दिस इज इक्वल टू आपको मिलेगा स्टूडेंट, ये आपको मिलेगा 4/9 प्लस -3 इंटू माइनस का 4/9 प्लस 8 इंटू 7/9। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 4/9 प्लस 12/9 प्लस 56/9। दिस इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 72/9। दिस इक्वल टू क्या मिला 8। तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 8। ओके, तो स्टूडेंट आपको कहीं भी डाउट आए आप कमेंट करिए। ओके, तो क्या किया स्टूडेंट, आपको फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास, कोई लाइन सेगमेंट है जो कि ए एंड बी को मिलाकर हमें मिला। फिर हमें क्या निकालना है, जो भी प्रोजेक्शन निकालनी है ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो हमने क्या किया, ए बी जो पॉइंट आपको गिवन है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, उसके क्या निकाले हमने, डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। और जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू है, उसके क्या निकाले, डायरेक्शन कोसाइंस। फिर क्या किया हमने, डायरेक्शन रेशियो इंटू डायरेक्शन कोसाइंस कर दिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू। और उनका क्या किया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट करने पर जो भी हमें क्वांटिटी मिलेगी वो क्या हो गई, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या है 8 क्या है हमारा स्केलर सॉरी। ओके, अब बात आती है स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है x1, y1, z1, कोई पॉइंट आपको गिवन है, तो आप कैसे पता करेंगे। जैसे आपको इसको थोड़ा ग्राफ से समझाता हूं कि आपके पास कोई पॉइंट गिवन है, ओके, ए पॉइंट गिवन है x1, y1, z1, दूसरा p है x, y, z। ओके, और दूसरा इसके कोई पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है। आपके पास कोई एक पॉइंट गिवन है x1, y1, z1 और कोई पॉइंट p है x, y, z, और जो भी द लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग ए एंड पी, और आपको इसी के पैरेलल कोई वेक्टर गिवन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है। क्या गिवन है, ए आयोटा प्लस वी जे प्लस जेड के। तो आपको अगर स्ट्रेट लाइन पूछी जाए कि जो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड पी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, तो आपको क्या करना होगा, x में से x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड पी डिवाइडेड बाई डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल लाइन बी। तो क्या हो जाएगा,
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a दिस इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b दिस इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। ये किसके टर्म है? स्ट्रेट लाइन क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है। ओके तो स्टूडेंट अगर हम क्या करें, इसको कोई इससे अगर कार्टेशियन से अगर हम इसमें लिखें पोलर में r के टर्म में लिखें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो इसको अगर हम लैम्डा से इक्वल कर दें तो आपको स्टूडेंट क्या मिलेगा? अगर हम पहले इसको और लास्ट वाले को अगर कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a दिस इक्वल टू लैम्डा 1 बाई a दिस प्लस x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू आपको मिल जाएगा x1 प्लस लैम्डा a। तो यही तो लिखा है, आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया x1 प्लस लैम्डा a। इसी प्रकार आपको y इक्वल टू मिल जाएगा आपको b लैम्डा प्लस y1 तो y1 प्लस b लैम्डा। इसी प्रकार z इक्वल टू मिल जाएगा आपको z1 प्लस c लैम्डा और x इक्वल टू मिलेगा x1 प्लस a लैम्डा। ओके तो r वेक्टर क्या आ जाएगा? r वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट? x, y, z। तो यही तो चीज सारे को क्या किया हमने ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा? x1 आयोटा प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा ऑफ दिस वेक्टर। या स्टूडेंट आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, r वेक्टर इक्वल टू ये हमें जो पॉइंट गिवन है a, तो इसको a प्लस लैम्डा b। ओके ये तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन गिवन है किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। तो अगर इसको इस फॉर्म में r के फॉर्म में लिखूं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा r वेक्टर इक्वल टू p प्लस लैम्डा b। a क्या है हमारा? a जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है? पास हो रही है। और b क्या है हमारा? b है जो b वेक्टर क्या है? जो लाइन हमारी a आएगी उसके पैरेलल लाइन है, उसके पैरेलल वेक्टर है। तो ये मिल जाएगी हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब हमें एक पॉइंट गिवन हो तब। ओके इसी प्रकार अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि अगर आपने मान लिया एक कोऑर्डिनेट है एक पॉइंट है a और दूसरा है b जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, z1 और जो b कोऑर्डिनेट है उसके क्या है? x2, y2, z। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम स्टूडेंट निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विल बी क्या है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी स्टूडेंट? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट a एंड b। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 दिस इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 दिस इक्वल टू z माइनस z1 z2 माइनस z1। ओके जब आपको दो पॉइंट्स गिवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, और जब आपको केवल एक पॉइंट गिवन हो और दूसरा एक आपको वेक्टर गिवन हो जो कि उस लाइन के पैरेलल हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या था? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b और z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। तो abc क्या थे स्टूडेंट? abc थे जो हमारा वेक्टर है जो कि लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन कोसाइंस थे। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात की जाए, अगर आपसे बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर पासेस थ्रू ओरिजिन तो y इक्वल टू mx हो सकती है, z इक्वल टू nx हो सकती है, क्योंकि अगर आप 2D की बात करें तो 2D में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जीरो ओरिजिन क्या होती? y इक्वल टू mx थी। इसी प्रकार यहाँ पर ये है। अगर आप बात की जाए कि स्ट्रेट लाइन निकालिए 3D ज्योमेट्री 3D में कि जो कि पैरेलल हो x एक्सिस की, पैरेलल हो x एक्सिस या x एक्सिस से पास हो, तो x एक्सिस से जब कोई लाइन पास होगी तो क्या बाकी के जो कोऑर्डिनेट होंगे y एंड z वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार अगर बाई एक्सिस की बात की जाएगी तो बाई वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो, बाकी के जो रिमेनिंग होंगे वो जीरो हो जाएंगे। ओके इसी प्रकार z के। और अगर बात आए स्टूडेंट कि अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की बात की जाएगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका मीन क्या है? तो उसका x कंपोनेंट क्या है? जीरो, और बाकी के जो y एंड z कंपोनेंट है वो क्या है? नॉन जीरो है। इसी प्रकार अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस की बात की जाए तो y एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो होगा जीरो, और बाकी के जो रिमेनिंग कंपोनेंट हैं वो क्या है? नॉन जीरो होंगे। इसी प्रकार z एक्सिस के। ओके स्टूडेंट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन के मैंने कि इफ द लाइन्स x इक्वल टू ay प्लस b, z इक्वल टू cy प्लस d एंड x इक्वल टू a प्राइम z प्लस b प्राइम एंड y इक्वल टू c प्राइम z प्लस d प्राइम
आर परपेंडिकुलर देन आपको दो लाइन्स गिवन है और बोला गया कि जो दोनों लाइन्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो लाइन्स गिवन हैं और उनको परपेंडिकुलर दिखाना है तो आप क्या करेंगे, आपको उनकी क्या निकालने होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस, दोनों लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइन का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0। तभी तो हम बोलेंगे कि जो हमारी जो लाइन्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू π/2। तो थीटा इक्वल टू π/2 मीन्स परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट हमें दो लाइन्स गिवन है, पहली लाइन हमें गिवन है ये वाली और दूसरी लाइन गिवन है हमें ए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम सबसे पहले पहली लाइन के निकालेंगे। तो पहली लाइन को लिखते हैं। पहली लाइन आपको लिए x इक्वल टू क्या गिवन है, ay प्लस बी और z इक्वल टू cy प्लस डी। ओके, इसी प्रकार आपको गिवन है x इक्वल टू a प्राइम z प्लस b प्राइम एंड कॉमा y इक्वल टू c प्राइम z प्लस d डैश। तो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो इसको लाइन को अगर हम लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें तो कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप इन दोनों में आप देख सकते हैं कि जो y वाली y है वो क्या है, कॉमन है। तो हम इसको यहां से लिख सकते हैं ए वाई इक्वल टू एक्स माइनस वी, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वी डिवाइड बाई ए। ओके, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, y को इन टर्म ऑफ z में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, सी वाई इक्वल टू जेड माइनस डी। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, जेड माइनस डी डिवाइड बाई सी। तो आप देख सकते हैं ये चीज और ये चीज क्या है, एक ही इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस बी डिवाइड बाई ए इक्वल टू वाई बाई 1 इक्वल टू जेड माइनस डी डिवाइड बाई सी। तो L1 जो लाइन है हमारी वो उसका इक्वेशन ये मिल गया। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन क्या है स्टूडेंट, A1 एंड C। तो A,1, C, या आप बोल सकते हैं L1 क्या है A1, M1 है 1 एंड N1 क्या है C। अब हम इसी प्रकार क्या करेंगे, जो हमारी लाइन L2 गिवन है उसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट इनमें आप देख सकते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट या एक्स वाई जेड कौन सी चीज कॉमन है दोनों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेड, यहाँ पर भी जेड, तो जेड क्या है कॉमन। तो हम जेड को इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई लिख सकते हैं। तो जेड इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस बी प्राइम डिवाइड बाई ए प्राइम, और यहाँ से आपको मिलेगा जेड इक्वल टू वाई माइनस डी प्राइम डिवाइड बाई सी प्राइम। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ L2 जो कि स्ट्रेट लाइन है। तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस बी प्राइम डिवाइड बाई ए प्राइम इक्वल टू आई माइनस डी प्राइम डिवाइड बाई सी प्राइम इक्वल टू जेड बाई 1। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि L2 है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। तो आप देख के बता सकते हैं जो हमारी लाइन L2 है, ये L1 है, ये L2, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या है, कमेंट करिए। डायरेक्शन कोसाइंस इसके क्या है, L2, M2 एंड N2। L2, M2 एंड N2 की वैल्यू बताइए। जैसे इसमें क्या थी, इसमें क्या था, L1 है, उसमें क्या था, L1 की वैल्यू A थी, M1 की वैल्यू 1 थी और N1 की वैल्यू क्या C थी। अब इसमें बताइए स्टूडेंट, देख के बताइए और कमेंट कीजिए। तो यहां से L2 की वैल्यू है A प्राइम, M2 की वैल्यू है C प्राइम एंड N2 की वैल्यू है 1। तो जब हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स के मिल गए, क्या क्या मिले, A1, C, A प्राइम, C प्राइम 1। ओके, क्या मिले आपको, आपको मिला जो पहली लाइन है L1 उसके क्या मिले DC, आपको डायरेक्शन कोसाइन क्या मिले, डायरेक्शन कोसाइन क्या मिले A। पहले सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो क्या मिला था, x माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये क्या है लाइन L1 का इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू वाई बाई 1 दिस इक्वल टू जेड माइनस डी डिवाइडेड बाई सी। और L2 लाइन क्या थी हमारी, x माइनस v1 डिवाइडेड बाई ए प्राइम, सॉरी बी प्राइम दिस इक्वल टू वाई माइनस डी प्राइम डिवाइडेड बाई सी प्राइम दिस इक्वल टू जेड बाई 1। तो अगर हम L1 की डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, क्या आ गए A,1, C, ये क्या है, ये L1
ये L1 है, ये M1 है, ये N1। तो L1 इक्वल टू A, M1 इक्वल टू 1, N1 इक्वल टू C। अब इसी प्रकार अगर हम जो हमारी लाइन 2 है उसकी अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो क्या है, A प्राइम C प्राइम N1। तो A प्राइम C प्राइम N1। तो अगर हम L2 M2 N2 की वैल्यू लिखें तो L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्राइम, M2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, C प्राइम ही आएगा, और N2 इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो और एक कंडीशन गिवन है, जो हमारी लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर। जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो थीटा जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ π/2 रख देंगे तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो आपको स्टूडेंट L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा L1 की वैल्यू A है, L2 की वैल्यू E प्राइम, प्लस M1 की वैल्यू 1 है, M2 की वैल्यू C प्राइम है, प्लस N1 की वैल्यू है C, N2 की वैल्यू है 1, इक्वल टू क्या है, 0। तो आपको क्या मिला, A प्राइम प्लस C प्राइम प्लस C इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है, राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो स्टूडेंट आपको कहीं भी डाउट आया हो इस क्वेश्चन में या बाकी के क्वेश्चन में, आप कमेंट करिए, और आपके जो भी डाउट हैं इस लेक्चर से रिगार्डिंग या और भी, तो क्वेरी सेक्शन मैं आपको बता दूंगा कि वेबसाइट बता दूंगा जो कि हमारी है, हमारी कोचिंग की ही है, Router.ai की। तो स्टूडेंट ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया, हमको लाइंस गिवन थी, उनकी हमने पहले लाइन जो भी कंडीशन गिवन थी उनसे क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाई L1 एंड L2, और एक कंडीशन गिवन थी कि जो लाइंस हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, π/2। तो हमने क्या किया, एक हमें फार्मूला पता होता है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस का, अगर हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालनी होती है तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, जहां पर L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 1 होते हैं, और L2 M2 एंड N2 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 2 होते हैं। ओके, बट यहाँ थीटा इक्वल टू π/2 था, तो हमें क्या मिला, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 की वैल्यू हमने क्या मिली, 0। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने के बाद उनकी डायरेक्शन कोसाइन निकाले और क्या किया, उनकी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में। तो हमें क्या मिला, फाइनल आंसर मिला ऑप्शन बी, A प्राइम प्लस C प्राइम इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट बात आती है कि फोटो परपेंडिकुलर टू अ लाइन, जैसे कोई आपके पास लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो आपको क्या करना है, फोटो परपेंडिकुलर टू अ लाइन या इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। ओके, तो आपने मैंने मान ली कोई लाइन L है गिवन, ओके, और एक पॉइंट मान लिया A के क्या है, पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, z1। तो A है यहाँ पॉइंट है, P क्या है, फोटो ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये हमारी लाइन है L, ए पॉइंट हमारा ए है, तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दे, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलेंगे P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं XP, YP, ZP। ओके, और ए प्राइम क्या है, ए प्राइम है हमारी इमेज, और P क्या है, मिड पॉइंट ए एंड ए प्राइम। तो ए एंड ए प्राइम के जो मिड पॉइंट है उसको P बोलेंगे या फुट बोलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर फोटो परपेंडिकुलर टू अ लाइन पूछा जाए तब आप निकाल सकते हैं। इसका निकालने का तरीका बताऊंगा, पहले आप इसे कॉन्सेप्ट को समझिए। ये लाइन है, ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए, ऐसे ए एंड पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाए, या फोटो परपेंडिकुलर टू अ लाइन के कोऑर्डिनेट पूछे जाए, इमेज ऑफ अ पॉइंट पूछा जाए। जैसे अगर आपने ये फोटो परपेंडिकुलर टू अ लाइन, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो आप इमेज ऑफ अ पॉइंट निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, मिड पॉइंट रूल की हेल्प से। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट 1, 0, 3। आपको पॉइंट गिवन है, कैसा पॉइंट गिवन है, आपको जो पॉइंट P था, ए पॉइंट था, जैसे आपको अगर प्रीवियस स्लाइड की बात करें तो पॉइंट A गिवन था, तो वही मानो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नोटेशन भी सेम रखूं। तो ये पॉइंट आपको गिवन है A, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 0, 3, और बोला गया है कि जो पॉइंट है ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द
आपको क्या बोला गया, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स। तो आपको ये गिवन है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये क्या है P, तो आपको ये क्या है P गिवन है। अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें तो ये P है, P के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5/3 एंड 7/3 एंड 17/3, और बोला गया कि जो लाइन है उससे एक पॉइंट से वो पास हो रहा है। ओके, तो ये पॉइंट हमने मान लिया कोई Q मान लिया। ओके, तो इसकी कोऑर्डिनेट है अल्फा 7, 1। तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या करनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं एपी, अगर ये कोई लाइन एल है तो आप क्लियरली इमेज से देख सकते हैं कि जो एपी है वो क्यूपी के क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको आप अगर फिगर से देखें तो क्या है, एपी क्या है, क्यूपी के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम एपी निकालें तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 - 1, 7/3 - 0 एंड 17/3 - 3। तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 2/3, 7/3, 8/3। अब क्या निकालें, क्यूपी निकालें। तो क्यूपी क्या आ जाएगा 5/3 - अल्फा, 7/3 - 7 एंड 17/3 - 1। इक्वल टू क्या मिलेगा 5 - 3 अल्फा/3 इक्वल टू 7 माइनस का 14/3 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 14/3। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्यूपी परपेंडिकुलर टू है एपी। तो अगर दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो हम क्या करेंगे 5 - 3 अल्फा/3 एंड -14/3 एंड 14/3 डॉट प्रोडक्ट विद 2/3 एंड 7/3 एंड 8/3 इक्वल टू कितना गिवन है 0। तो स्टूडेंट ये क्या है 1/3 1/3 सब में कॉमन है, तो अगर हम सबसे कॉमन ले लें 1/3 एंड 1/3 तो क्या हो जाएगा 1/9। हमें क्या मिलेगा 5 - 3 अल्फा माइनस का 14 प्लस का 14 डॉट प्रोडक्ट विद 2, 7, 8 इक्वल टू 0। तो 1/9 क्या है हमारा 0 नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे हटा देंगे या डिवाइड कर देंगे। हमें क्या है इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो आपको क्या मिलेगा 2 × 5 - 3 अल्फा ओके प्लस 7 माइनस का 14 प्लस 8 × 14 दिस इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे इसको भी 14 क्या है 2 का मल्टीपल, यहाँ भी 14 क्या है 2 का मल्टीपल। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 - 3 अल्फा प्लस का 7 × माइनस का 7 प्लस 8 × 7। हमने क्या किया स्टूडेंट 2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट 5 - 3 अल्फा प्लस 7 × माइनस 7 प्लस 8 × 7 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 3 अल्फा इक्वल टू, हम अल्फा को क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्या मिलेगा माइनस का 49 प्लस 56 प्लस 5 इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस का 49 प्लस 61 इक्वल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट 3 अल्फा इक्वल टू, अगर सब्ट्रैक्ट करें हमें मिलेगा 12। तो अल्फा इक्वल टू क्या मिला 12/3। दिस इम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट 4 वैल्यू आई, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 4। ओके तो यहां पर आंसर कितना आया अल्फा इक्वल टू कितना आया 4, अल्फा इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू आ गई 4। हमने कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि पहले पॉइंट जो गिवन है उसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गिवन है और एक कोई पॉइंट गिवन है जो कि पास हो रहा था जो लाइन है उससे। तो आपने देख सकते हैं क्यूपी क्या है एपी के परपेंडिकुलर। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। जब दो वेक्टर क्या होते हैं परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके जो लाइंस होती हैं उनके डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ए बी सी इज द इमेज ऑफ द पॉइंट। आपको एक पॉइंट गिवन है और ए बी सी क्या है इमेज है उस पॉइंट की। जैसे अगर हम फिगर बनाएं
तो अगर एक पॉइंट माना है ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, -3, और एक पॉइंट मान लिया हमने क्या है ए प्राइम, ये क्या है इमेज ऑफ द 1, 2, 3, या ए क्या है ए प्राइम क्या है इमेज ऑफ ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं ए, बी, सी, ए, बी, सी आपको गिवन है, ठीक है। और एक लाइन गिवन है x+1 / 2 दिस इक्वल टू y - 3 / -2 दिस इक्वल टू z / -1। तो आपको ये लाइन गिवन है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, a, b, c इज द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये आपको गिवन इन द लाइन, तो ये लाइन गिवन है। ओके, ये कोई फोटो परपेंडिकुलर है p जिसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने कोई x, y, z है, ये हमारी लाइन गिवन है। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है x+1 / 2 दिस इक्वल टू y - 3 / -2 इक्वल टू z - -1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का रूल होता है, सबसे पहले अगर हम फोटो परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट निकाल लें तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट रूल से क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या हमारा टारगेट रहेगा, सबसे पहले हम फोटो परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है, क्या गिवन है x+1 / 2 दिस इक्वल टू y - 3 / -2 दिस इक्वल टू z / -1 दिस इक्वल टू, हम क्या मान लेंगे, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेम्डा। ओके, तो इसके हम कोई कोऑर्डिनेट, क्योंकि x, y, z यहाँ यूज किया गया, तो यहाँ इसकी कोऑर्डिनेट मान लूँ xp, yp, zp। ओके, तो अगर हम x की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ लेम्डा, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू मिल जाएगा, अगर यहाँ अगर x को अगर हम थोड़ा देखें x+1 / 2 इक्वल टू लेम्डा, तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 2 लैम्डा -1। y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, y इक्वल टू मिल जाएगा, अगर हम क्या करें y - 3 इक्वल टू -2 इक्वल टू करें लैम्डा, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3 - 2 लैम्डा। इसी प्रकार z इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस का लैम्डा। ओके, तो हमने ये क्या निकाले, ये पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। अब जो ये पॉइंट्स आए हैं ये क्या है 2 लैम्डा -1, 3 - 2 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा, आपको ये पॉइंट्स आपके आ गए। और ये क्या है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। तो आप देख सकते हैं कि एपी जो भी होगा, एपी और ये क्या है परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या करेंगे हम 2 इंटू ये कोऑर्डिनेट -2 इंटू ये किसके कोऑर्डिनेट आए, ये क्या है पी के XP, YP एंड ZP, इसको आप लिख सकते हैं XP, YP या ZP, या आप X, Y, Z रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसके कोऑर्डिनेट आए P के, ठीक है, ये P के कोऑर्डिनेट आए हैं। अब हमें क्या करना है, लेम्डा की वैल्यू अगर हम फाइंड करके अगर इसमें पुट करते हैं तो P के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट AP क्या है, तो ये AP क्या है परपेंडिकुलर टू लाइन। तो जब अभी पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें भी था AP परपेंडिकुलर टू दिस, तो क्या था हमें क्या करना था, ये जो पॉइंट है और AP, हमने AP निकाला और क्या डायरेक्शन रेशियो के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मींस 2 इंटू 2 लैम्डा -1 माइनस का 2 इंटू 3 - 2 लैम्डा, 3 - 2 लैम्डा माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसको हमें मिलेगा 4 लैम्डा -2 माइनस का 6 प्लस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो कितना मिला हमें, सॉरी ये माइनस का लैम्डा, माइनस अगर 0 के तो लैम्डा इक्वल टू ये मिला हमको, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर इसको, ओके, तो हमने ये P कोऑर्डिनेट निकाले थे, ये क्या था 2 लैम्डा -1 एंड 3 - 2 लैम्डा एंड माइनस के लैम्डा। तो P के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिख लिए 2 लैम्डा -1, 3 - 2 लैम्डा एंड माइनस का लैम्डा। ओके, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि AP की है परपेंडिकुलर टू लाइन, तो क्या करेंगे हम AP के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो AP के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 2 एंड
हो जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा प्लस 3। ये क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन कितने गिवन है, 2 माइनस 2 माइनस 1। प्रीवियस क्वेश्चन क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है और आपको कोई परपेंडिकुलर गिवन है तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें वो क्या आएगा, 0। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस का 2 इंटू 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 4 लैम्डा माइनस 4 माइनस का 2 प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा क्या हो गया, 9 लैम्डा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 9 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा आपको, 9 लैम्डा इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू आपको मिल गया 1। जब लैम्डा इक्वल टू आपको 1 मिल गया तो पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 इंटू 1 एंड माइनस का 1। हमने क्या किया, लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ यूज कर दिया। तो क्या मिले आपको कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट मिले 1 माइनस 1। ये पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले। तो पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, 1 माइनस 1। अब हमें क्या, अब आप स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट रूल से क्या कर सकते हैं, एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन्स ए प्लस ए प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम कोऑर्डिनेट ए एंड ए प्लस की बात है, मिड पॉइंट रूल लगाएं तो क्या होता है, अगर जैसे न्यू सेल लें, अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट ए गिवन है जिसके पॉइंट है x1 y1 एंड z1, ओके, और ये क्या है, ए प्राइम है, इसके x1 प्राइम y1 प्राइम एंड z1 प्राइम। और आपको पता है क्या है, किसी मिड पॉइंट p पे कोई कट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू ए बी अल्फा बीटा गामा मान लिया मैंने, ठीक है। तो अगर मिड पॉइंट रूल लगाएं तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x1 प्राइम डिवाइड बाई 2 एंड y प्लस y1 प्राइम इक्वल टू बाई 2 एंड z1 प्लस z1 प्राइम डिवाइड बाई 2। तो यही तो रूल लगाना। यहाँ पे आपको पी अल्फा बीटा क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है, x1 y1 z1 की वैल्यू गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यूज करेंगे यही कंडीशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस a y2 इक्वल टू क्या मिला, 1। दिस इंप्लाइज इक्वल टू कितना मिला, a इक्वल टू आपको मिला माइनस का 1। इसी प्रकार आपको मिलेगा, डिफरेंट कलर यूज करता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है। इसी प्रकार आपको मिलेगा b प्लस 2, वो मिलेगा b प्लस 2, तो b प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 0, ओके। इसी प्रकार हम c निकालेंगे तो c क्या होगा, c प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना है, माइनस 1। तो ये हो गया माइनस 1। तो c इक्वल टू कितना मिला, प्लस 1। तो a की वैल्यू आपको मिली है स्टूडेंट, a की वैल्यू मिली -1, c की वैल्यू +1, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे +1 मिलेगी। तो यहाँ a की वैल्यू +1 और b की वैल्यू 0, c की 1। तो आपको क्या मिला, a की वैल्यू मिली है +1, b की वैल्यू मिली है 0, c की वैल्यू +1। तो हमें क्या निकालना था, a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 2। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई 2 पॉइंट्स गिवन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। फिर हमने डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कोई पॉइंट के बीच में बताया। फिर हमने डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताया, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, और परपेंडिकुलर पॉइंट के बारे में बताया, इमेज की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, और काफ़ी PYQs किए। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, 2 स्क्यू लाइंस, तो और शॉर्टेड डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। जैसे कौन कौन से टॉपिक आपको बताएंगे, बाकी के रिमेनिंग टॉपिक। जैसे सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको, जैसे ये टॉपिक बचा है कि एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन को पढ़ा चुका हूँ। स्क्यू लाइंस के बारे में बताऊंगा कि स्क्यू लाइंस हैं तो उनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, और
जैसे आपके पास कोई पैरेलल लाइन है तो उनका फॉर्मूला आपको इजीली पता है, बट आपके कोई लाइन कुछ ऐसी गिवन है स्क्यू लाइन, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको निकालने का तरीका बताऊंगा, और इक्वेशन बताऊंगा कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा, और काफ़ी P/Q सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, और आपको जो भी क्वेरीज हो तो आप क्या कर सकते हैं, साथी JEE-QR.code पर क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज आप पहले क्या करेंगे, आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा और अपनी क्वेरीज डालनी होगी, हमारे एक्सपर्ट आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ओके, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।